सारे कांग्रेसी नेताओं के साथ एक जहाज में मणिपुर के लिए रवाना हुए। कोहरे की वजह से फ्लाइट लेट गई, लेकिन वो वहां पे लैंड कर गई। नहीं तो हालत इतनी ज्यादा खराब है कि दिल्ली से कुछ पत्रकार गुवाहाटी जाने के लिए, गुवाहाटी से ही फ्लाइट थी इम्फाल की, लखनऊ जा रहे थे, लखनऊ से कोई फ्लाइट मिल रही थी, लेकिन दिल्ली की फ्लाइट जो है लखनऊ के लिए भी नहीं जा पाई और वो सारे जर्नलिस्ट नहीं पहुंच पाए। आज जितना जर्नलिस्ट मणिपुर में पहुंचा हुआ है, उससे ज्यादा जर्नलिस्ट जो है वो तमाम एयरपोर्टों पे रुका हुआ है। क्योंकि कोहरे की वजह से उनकी उड़ानें नहीं जा पा रही हैं। लेकिन अगले 1 या 2 दिन में वो सारे लोग राहुल की यात्रा को ज्वाइन कर लेंगे। आज राहुल ने एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात कही। राहुल ने कहा कि जब मेरे सामने ये बात आई कि आपकी दूसरी यात्रा जो है पूर्व से पश्चिम की तरफ शुरू होगी, तो मैंने सिर्फ एक ही बात कही, और वो बात क्या कि अगर पूर्व से चलना है तो मणिपुर से ही चलना है। इसके अलावा कोई और जगह प्रस्थान बिंदु नहीं हो सकती है। ये बहुत बड़ी बात राहुल ने कही है। और अभी हम भाषण सुन रहे थे राहुल का, जिसमें उन्होंने कहा कि 2004 से वो राजनीति में है, और सही बात है, हम उससे काफी पहले से राजनीति कवर करते रहे हैं, लेकिन मणिपुर जैसा हाल कभी किसी ने नहीं देखा, कि जिसका कोई पुरसाए हाल ही नहीं है। सैकड़ों लोग मर गए हैं, हजारों घर जल गए हैं, महिलाओं को नग्न करके सड़क पर परेड निकाली जा रही है, गृह युद्ध जैसी नौबत है, लेकिन प्रधानमंत्री वहां जा ही नहीं रहे। प्रधानमंत्री उसका हाल ही नहीं पूछ रहे हैं। तो इतनी खराब हालत में राहुल ये दूसरी बार मणिपुर पहुंचे हैं। और क्यों पहुंचे हैं ये उन्होंने बता दिया कि ये न्याय यात्रा जो है, इस न्याय की शुरुआत मणिपुर से ही होगी। और आप देखिए कि सामने वाली टीम जो है राहुल की इस दूसरी यात्रा से कैसे घबराई हुई है, कि घबराहट में उसने राहुल को और बेहतर बैटल ग्राउंड दे दिया। पहले यात्रा जो बेसिक प्रोग्राम था, कांग्रेस का मूल प्रोग्राम था, मणिपुर से इम्फाल से शुरू होने का था, लेकिन उन्होंने कहा कि इम्फाल में ज्यादा लोग इकट्ठा हो जाएंगे, ये राजधानी है, बड़ा यहां से मैसेज चला जाएगा। उन्होंने कहा नहीं, आप थोबल जाइए। उन्होंने सोचा थोबल दूर है, यहां से लोग नहीं पहुंच पाएंगे। उन्हें याद नहीं था कि थोबल में हिंदुस्तान के जो युद्ध स्मारक हैं, ये अभी राहुल वहीं पे हैं, उन युद्ध स्मारक में से सबसे महत्वपूर्ण राष्ट्रीय स्मारक वहीं पे है। यहां पे मणिपुर के योद्धाओं ने अंग्रेजी सेनाओं को रोका था, उन्हें नाको चने चबवा दिए थे। मणिपुर के योद्धाओं के लिए ये ऐतिहासिक जगह है, जहां मणिपुर के लोग आज भी अपना सिर झुकाने जाते हैं, अपने उन योद्धाओं की याद में जिन्हें अंग्रेजों ने मार डाला था। तो राहुल की ये यात्रा थोबल पहुंचाकर, युद्ध स्मारक से शुरू करवाकर, बीजेपी की मणिपुर सरकार और दिल्ली सरकार, जिसे वो डबल इंजन सरकार कहते हैं, एक शानदार अवसर राहुल को दे दिया। इससे पूरा मैसेज देश भर में चला गया। और अब जब राहुल वहां से निकले हैं, तो आपने देखा ही होगा कि कितनी भीड़ थी, कितने लोग थे। और वो क्यों थे? क्योंकि आज मणिपुर देश में न्याय का एक प्रतीक बन गया है, कि अगर मणिपुर को न्याय नहीं मिलता है, अगर मणिपुर में इसी तरह गृह युद्ध होता है, और राहुल ने जो शब्द प्रयोग किया कि नफरत कोने कोने में पहुंच गई है, वो नफरत मणिपुर के कोने कोने से लेकर देश के कोने कोने तक पहुंच गई है। तो ये नफरत और विभाजन देश को कहां ले जाएंगे, इसको राहुल समझ रहे हैं। और इसीलिए यात्रा, जी, इसीलिए ये यात्रा निकाल रहे हैं। और जब ये यात्रा जैसे जैसे आगे बढ़ती जाएगी, आप देखेंगे कि इसका समर्थन लगातार आगे बढ़ता चला जाएगा। आज पूरी कांग्रेस, आप याद करिए कि जब कन्याकुमारी से शुरू हुई थी राहुल की यात्रा, दक्षिण से उत्तर वाली, तब पूरी कांग्रेस वहां नहीं पहुंची। लेकिन मणिपुर एक ऐसी जगह थी कि आज होड़ लग गई थी, कल से लगी हुई थी कि हमें भी ले चलिए। जो फ्लाइट थी उसमें बड़ी मुश्किल से लोगों को एडजस्ट किया गया कि किसको ले जाएं और किसको छोड़ दें, क्योंकि हर कांग्रेस का नेता यह चाहता था कि इस ऐतिहासिक अवसर का मैं भी गवाह बनूं और मैं भी वहीं रहूं। राजीव जी शायद आ गए हैं तैयार होके, और राजीव जी उस अवसर पर वहां पे इस ऐतिहासिक अवसर के गवाह थे। जी राजीव जी।
जी बिल्कुल बिल्कुल, उस ऐतिहासिक अवसर का गवाह मैं जरूर रहा। और आपको याद होगा शकील जी कि हम लोग जब भारत जोड़ो यात्रा पार्ट 1 जो शुरुआत हुई थी, और शकील अख्तर जी, क्या ये संयोग है या एक सोची समझी रणनीति के तहत प्रयोग है जिसके चक्कर में कांग्रेस के कवरेज को रोका जाए, या कुछ और है? कैसे देखा जाए इसको? देखिए, आज कांग्रेस ने इस बात को बहुत साफ तौर पे कहा है कि ये बीजेपी की डर्टी ट्रिक्स हैं। आप देखिए कि मुरली देवड़ा के मुरली देवड़ा के लड़के, मुरली देवड़ा तो कौन है कोई जानता भी नहीं है, इसलिए मुरली देवड़ा का नाम याद आता है। तो मुरली देवड़ा के लड़के मिलिंद देवड़ा ने आज कांग्रेस छोड़ दी। और कहा क्या उन्होंने कहा कि आज मैं कांग्रेस के साथ अपने परिवार के 55 साल के संबंध खत्म कर रहा हूं। भाई साहब, उम्र तो आपकी 47 साल है, 55 साल के संबंध, अपने पिता के जो संबंध थे उन्हें भी वो साथ में उठा के ले जा रहे हैं। और उनके पिता कौन थे? जो अभी हमने नाम लिया था, मुरली देवड़ा, जो राजस्थान के सीकर जिले से बॉम्बे आए थे, और कांग्रेस ने उन्हें नाम और पैसा सब कुछ दिया था। वहां पे उन्होंने जो भी नाम कमाया, जो भी पैसा कमाया, वो कांग्रेस के माध्यम से कमाया। और आज उनके बेटे कह रहे हैं कि मैं 55 साल के संबंध वापस ले जा रहा हूं। तो उनके पिता को अगर कांग्रेस का प्रश्रय नहीं मिला होता, कांग्रेस के साथ काम नहीं कर रहे होते, तो वो कहां होते? और मिस्टर मिलिंद देवड़ा आपको तो जानता ही कौन कि आप हैं क्या। तो ये बिल्कुल आप सही कह रहे हैं कि ये जो है कांग्रेस में एक लंबे समय से चल रहा है और बीजेपी इसका फायदा उठा रही है। देखिए, बीजेपी को फायदा उठाने का मौका जब मिलता है जब कांग्रेस के लोग खुद ऐसा करते हैं। और ये अकेले मिलिंद देवड़ा नहीं है, इससे पहले ज्योतिरादित्य सिंधिया, आरपीएन सिंह, जितिन प्रसाद, और जिन आजाद का आपने नाम लिया तो उनके बारे में तो हम कहें क्या। आजाद डोडा जिले के किश्तवाड़ के एक बड़े छोटे से कार्यकर्ता थे जो अखबारों के दफ्तर में जाके प्रेस नोट बांटा करते थे। और वहां प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कौन थे उस टाइम? मुफ्ती मोहम्मद सईद। 1977 में जब कांग्रेस हार गई, पूरे देश में सरकार चली गई, तो मुफ्ती मोहम्मद सईद ने कहा कि लड़का यहां क्या करेगा, चलो इसको ले जाके इंदिरा गांधी के पास छोड़ाते हैं। और वो लाए उसको और दिल्ली इंदिरा गांधी के पास छोड़ दिया। और उसके बाद जैसे जैसे गुलाम नबी आजाद ताकतवर होते गए, सबसे पहला काम उन्होंने ये किया कि मुफ्ती साहब को कांग्रेस के बाहर निकलवाया। अगर आज मुफ्ती साहब उन्हें दिल्ली लेके नहीं आते तो वो वहीं डोडा के किश्तवाड़ में नगर पालिका या पंचायत के चुनाव लड़ रहे होते। उनका योगदान क्या है? इंदिरा गांधी उन्हें महाराष्ट्र से राज्यसभा चुनाव लड़वा के लाती थी। कश्मीर से, जम्मू कश्मीर से पहला चुनाव राज्यसभा का उन्हें फारूक अब्दुल्ला ने जिताया था। 96-97 की बात है, हम वहीं थे उन दिनों। उससे पहले वो जम्मू कश्मीर से चुनाव नहीं लड़े थे, ना जीत पाए थे कभी भी। दूसरे राज्यों से इंदिरा गांधी और राजीव गांधी उन्हें चुनाव जितवा के सदन में लाते थे। तो ये कांग्रेस में तो एक बहुत बड़ी चीज है, और इसके लिए तो कांग्रेस को खुद देखना चाहिए, खासतौर से परिवार को देखना चाहिए कि परिवार जिस पे विश्वास कर लेता है फिर उसके बारे में कुछ सुनने को तैयार नहीं होता। और उसी का परिणाम होता है कि मिलिंद देवड़ा जैसे लोग बन जाते हैं, और उसी का परिणाम होता है कि राहुल जो है अमेठी सीट हार जाते हैं। 2014 के चुनाव में राहुल की वहां पे स्थिति खराब हो गई थी अमेठी में। और क्यों हो गई थी? ये परिवार को, राहुल को, प्रियंका को, सबको बताया गया था कि वहां आप लोगों के जो प्रतिनिधि हैं वो कार्यकर्ताओं के साथ बहुत बुरा व्यवहार करने लगे हैं, जनता के साथ बुरा व्यवहार करने लगे हैं, कार्यकर्ता टूट रहे हैं। 2014 के लोकसभा चुनाव में हम वही जायस में पहली बार प्रियंका और राहुल को ज्वाइंट रैली निकालना पड़ी थी, तब कहीं जाके मुश्किल से जीते थे। इससे पहले कभी भी राहुल और प्रियंका को ज्वाइंट रैली नहीं निकालना पड़ी। और 2019 का तो फिर हार ही हार। आज स्थिति क्या है? ये सच्चाई है, इसको कांग्रेस के समर्थकों को भी सुनना चाहिए कि आज अमेठी के साथ रायबरेली की स्थिति भी ज्यादा अच्छी नहीं है। क्यों? क्योंकि वहां जिन लोगों पे इन्होंने भरोसा किया और आज भी उन्हीं पर भरोसा करे चले जा रहे हैं, वो लोग वहां अपने आप को राजा समझने लगे हैं। तो इससे स्थिति खराब होती है। इन मिलिंद देवड़ा को, इन ज्योतिरादित्य सिंधिया को, आरपीएन को, जितिन को, गुलाम नबी आजाद को, और ये G23 बना था ना, अभी तो बना लो G23, गैंग 23,
इसको ग्रुप 23 लोग लिखते हैं, हम गैंग 23 लिखते हैं इसको। इन्होंने जो किया था, जब सोनिया गांधी बीमार थी उस टाइम चिट्ठी लिखी थी उन्हें, और वो तो मोदी जी ने इनको लिया नहीं। मोदी जी कोई वाजपेयी अडवाणी थे नहीं कि आ जाओ, वो तो उपयोग और अनुपयोग देख के लेते हैं। तुम हमारी पार्टी पर वजन बन जाओगे, चलो हटो अलग। तो 23 के लोगों को इन्होंने लिया नहीं, तो पड़े हुए हैं वो यहां पे। और राहुल जैसे ही कमजोर होंगे वो फिर उसी तरह जाने की कोशिश करेंगे। आप याद करिए कि 2019 में, ये कांग्रेस के समर्थकों को बात थोड़ी सी चुभती है पर उन्हें सुनना चाहिए, 2019 में जब राहुल गांधी ने इस्तीफा दिया था अध्यक्ष से, तो उनके साथ किसने इस्तीफा दिया था? किसी ने नहीं। मगर उसके बाद जब कोविड में राहुल गांधी किसानों के साथ खड़े हुए, मजदूरों के साथ खड़े हुए, लगातार प्रेस कॉन्फ्रेंस करके देश की जनता के साथ खड़े हुए, ऑक्सीजन की समस्या में बात करी, लॉकडाउन पे बात करी, तो फिर कांग्रेस के नेताओं को लगा कि नहीं, हमारी उम्मीदें अभी जिंदा हैं, राहुल हमें वापस ला सकते हैं। और फिर राहुल ने जब यात्रा शुरू करी तो फिर कांग्रेस के नेता उनके आसपास एकजुट हो गए। आज जो आप हवाई जहाज देख रहे थे उसमें कई G23 के लोग बैठे हुए थे, आगे ही आगे बैठे हुए थे, वो हंस रहे थे, बड़े मुस्कुरा रहे थे, साथ साथ जा रहे थे। लेकिन याद रखें कि राहुल जैसे ही अगर कमजोर होंगे या असफल होंगे, ये फिर वही राजनीति शुरू कर देंगे। तो कांग्रेस को, राहुल गांधी को अपनी नई टीम, मजबूत टीम बनाना चाहिए। वो अभी तक नहीं बना पाए। आज कह रहे थे कि मैं 2004 से राजनीति में हूं। जी हां हैं। और ठीक 2004 से जब प्रियंका गांधी इनको लेके अमेठी में चुनाव लड़ाने ले गई थी, उस दिन भी हम साथ में थे। तब से आज तक इनके साथ घूम रहे हैं, कवर कर रहे हैं, देख रहे हैं, मगर इन्होंने निष्ठावान लोगों की अपनी टीम नहीं बनाई। राहुल गांधी जिस पे विश्वास कर लेते हैं वो चला आ रहा है 2004 से अभी तक। 2014 में जो हारे हैं उसका कारण 2012 की कमजोरियां थी। अन्ना हजारे का एक नकली आंदोलन न सरकार से संभाला गया न संगठन से। यूपीए की सरकार थी और सोनिया जी उस टाइम बोल्ड डिसीजन नहीं ले पाई। जैसे आज अन्ना हजारे को उठा के महाराष्ट्र के अपने गांव पहुंचा दिया गया है, आज पहुंचा दिया ना उनको, ऐसे ही 2012 में ही पहुंचाया जा सकता। महाराष्ट्र के नेताओं ने बताया था कि यह आदमी जो है नकली शेर है, ये पेपर टाइगर जिसे कहते हैं, इसको दूसरे लोग हवा भर रहे हैं और इसको हम वापस गांव में पहुंचा आते हैं, चला जाएगा। लेकिन सारे के सारे कांग्रेस, अन्ना जी, हजारे साहब हमसे तो जाने कितने लड़ते थे, किसी आप उनका नाम सम्मान के साथ नहीं लेते हैं। अब ले लो सम्मान के साथ कितना लेना है। 2014 में हार गए और अभी तक वापस सत्ता में नहीं आ पा रहे हैं। तो ये चीजें कांग्रेस के लिए बहुत जरूरी है। आपने जो कहा बड़ा अच्छा सवाल किया कि राज है, अरे राजनीति के तो खुद राहुल कह रहे हैं कि 2004 से राजनीति में हूं मैं। डेमोक्रेसी में राजनीति होती है और इसको लेके कांग्रेस के नेता जो कंफ्यूजन पैदा करते हैं वो खुद कंफ्यूज हो जाते हैं। कोई कंफ्यूजन की जरूरत नहीं है, क्लियर मैसेज होना चाहिए। राजनीति काहे की है? राजनीति इसकी है कि जनता की राजनीति, जनता को रोजगार दिलाने की राजनीति। हमारा युवा बेरोजगार बैठा हुआ है। अभी कल चिदंबरम ने एक ट्वीट किया, बड़ा अच्छा ट्वीट किया कि कितने लाख आदमी इन्होंने छटनी कर दिए हैं, किसी को पता नहीं है। कितना लाख आदमी नौकरियों से निकाले जा रहे हैं, महंगाई का आलम खराब है। देखिए, ये मार्टिन लूथर किंग ने कहा था कि जो चिकित्सा है वो एक बड़ा मापदंड होता है कि चिकित्सा देश के सभी नागरिकों को, गरीब से लेकर अमीर को एक समान मिलना चाहिए, उसमें भेदभाव नहीं होना चाहिए। चिकित्सा एक बहुत बड़ा पैरामीटर होता है। हिंदुस्तान में आज 5 स्टार अस्पताल बन गए हैं और दूसरी तरफ ऐसे अस्पताल हैं कि जहां पे न डॉक्टर है, न नर्सें हैं, न कोई है। सरकारी चिकित्सा व्यवस्था खत्म कर दी गई है, जबकि 2014 से पहले देश में एक स्थिति थी और 2014 से पहले भी खत्म करी। उसको खत्म करने वाले हम कहेंगे तो ये लोगों को बुरा लग जाएगा, वो मिस्टर गुलाम नबी आजाद ही थे, वही चिकित्सा मंत्री थे। तो अब ये सारी चीजें कांग्रेस को आज रिव्यू करने का मौका है, देखना चाहिए। कांग्रेस एक बहुत बड़ी न्याय यात्रा निकाल रही है, न्याय होना चाहिए, मगर उस न्याय के साथ में यह भी देखना चाहिए कि हमारे अपने अंदर की कमजोरियां कौन सी हैं। उन कमजोरियों को दूर करके ही हम एक मजबूत लड़ाई लड़ सकते हैं। जी राजीव जी।